राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो ईटीपी का आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता चुके थे। आज बताएंगे आपको बीएसटी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मॉडल सेट 2023 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए दिया हुआ है कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, यानी द फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस आर कलेक्टिवली नोन एज। तो यानी बिजनेस को जो इफेक्ट करता है, बिजनेस को इफेक्ट करने वाले कलेक्टिवली नोन एज, यानी उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो इन्वायरमेंट होता है वो दो तरह का हो सकता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, द फैक्टर अफेक्टिंग। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लिख लीजिएगा ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, इनमें से कौन आर्थिक वातावरण का घटक है। ठीक है ना, तो आर्थिक वातावरण का घटक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक सिस्टम भी होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी भी होता है, इकोनॉमिक कंडीशन भी होता है, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नियोजन किया जाता है, यानी वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, भूतकाल के लिए, सभी समय के लिए, फॉर प्रेजेंट, फॉर फ्यूचर, फॉर पास्ट, फॉर ऑल टाइम्स। तो ये हो जाएगा फॉर फ्यूचर। तो इसीलिए प्लानिंग जो किया जाता है वो हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज। तो प्लानिंग का पहला स्टेप जो होता है वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्ट्स, और जो प्लानिंग का जो लास्ट जो स्टेप होता है वो है फॉलो अप एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज, यानी प्लानिंग का पहला स्टेप क्या है। तो प्लानिंग का पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी उद्देश्य निर्धारित करना। ठीक है, और आपको लास्ट अगर पूछा जाएगा कि अंतिम कदम क्या होना चाहिए तो वो है फॉलो अप एक्शन। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इफेक्टिव डेलीगेशन, डेलीगेशन नीड्स। तो डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन होता है कार्य का भार किसी और को सौंपना, मतलब अधिकार को किसी और को सौंपना। जैसे जैसे मान लीजिए अगर प्रिंसिपल अगर नहीं है और उनका सिग्नेचर चाहिए या स्टैम्प्स चाहिए, तो वो कौन कर सकते हैं, वो जो हेड प्रिंसिपल जो नहीं है, यानी जो उनके बिहाफ में है, यानी जो डिप्टी जिसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल, वो उसके बिहाफ में सिग्नेचर कर सकते हैं। तो यानी उसी को बोलते हैं हम लोग डेलीगेशन। तो डेलीगेशन हो सकता है, इसमें बोलता है फैसिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज, ऑल ऑफ दिस, यानी प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय, अधिकारों का स्पष्टीकरण, ये सभी हो जाएगा। 5 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष के लिए, मध्यकालीन कोष में, दीर्घकालीन कोष में, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा बाजार जो है उसके लिए आपके लिए नोट्स बना के रखे हैं। तो मुद्रा बाजार यानी जो फाइनेंस मार्केट होता है वो दो तरह का होता है, एक मनी मार्केट होता है और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए होता है, और कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए। तो मुद्रा बाजार इसमें बोला गया। तो मुद्रा बाजार जो होगा शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और पूंजी बाजार जो होगा वो दीर्घकालीन के लिए होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन दिया गया है अल्पकालीन कोष के लिए, यानी शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, प्रबंध का सार है, यानी मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ समन्वय, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, यानी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंध में कितने स्तर होते हैं। तो स्तर के बारे में आपको बताएं, वैसे 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल होता है, 3 ही स्तर होते हैं। ठीक है, तो टॉप लेवल में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, एमडी, जीएम। और मिडिल
लेवल में होते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, लोअर लेवल पे होते हैं सुपरवाइज़र और प्लेटफॉर्म एरिया पे होते हैं वर्कर्स। ठीक है, ये कोई लेवल में नहीं आते हैं जो वर्कर्स होते हैं। तो इसमें आपको पूछा गया कितने तरह के लेवल्स होते हैं, तो लेवल्स जो है वो है 3। हाउ मेनी लेवल्स आर, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 लेवल होते हैं। 8 का हो जाएगा बी, 8 का बी हो गया। 9 नंबर में लिखा गया पर्यवेक्षक को प्रबंध के किस स्तर में सम्मिलित किया जाता है। पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर, जो अभी आपको बता रहे थे। तो सुपरवाइजर आपको बताए थे यहाँ पर, देखिए सुपरवाइजर जो है वो लोअर लेवल पे आते हैं, यानी निम्न स्तर पे आते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न स्तर, यानी क्वेश्चन जो 9 का है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी में है लोअर लेवल, यानी 9 नंबर का सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं पूछा है। ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस यानी सामूहिक क्रिया है, सतत प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी 10 का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 11 का देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है उसे कहते हैं कर्मचारी, प्रबंधक, उद्यमी, अर्थशास्त्री, यानी द पर्सन हु हैज एबिलिटी टू वर्क डन बाय द अदर इज नोन एज अ मैनेजर, बोलते हैं उसको मैनेजर। ठीक है, 11 का ऑप्शन बी सही है, 11 का ऑप्शन बी सही है, मैनेजर, मैनेजर हो जाएगा। हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या। हेनरी फ्योल जो है वो 14 सिद्धांत दिए गए हैं, 14 प्रिंसिपल्स। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 14, यानी हेनरी फ्योल के बारे में कुछ लिख के रखें। तो देखिए हेनरी फ्योल के बारे में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो हेनरी फ्योल के बारे में पूछा जाएगा तो बॉर्न यानी उनका जन्म हुआ था 1841 में, कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, प्रोफेशन क्या है उनका, माइनिंग इंजीनियर है। और तीसरा नंबर उनका बुक एक पब्लिश हुआ था 1949, ईयर आपको पूछ सकता है कब हुआ था, 1949 में। बुक का नाम क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और उनका 14 प्रिंसिपल था। तो देखिए हो सकता है क्वेश्चन में आगे भी और कुछ काम आ सकता है इसका। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग का 14 प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया था, 12 का सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 भी हेनरी फ्योल से रिलेटेड है। तो हेनरी फ्योल में पूछा गया अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम एनी वन सुपीरियर, यानी एक ही आदमी जो कोई भी ऑर्डर देगा और उसका आदेश प्राप्त होना चाहिए, कोई एक ही काम किया जाएगा। हेनरी फ्योल के सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। एक ही अधिकारी से अगर आदेश प्राप्त होगा तो उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं। ठीक है, आदेश की एकता बोलते हैं। और निर्देश की एकता में क्या होता है, ग्रुप ऑफ अधिकारी हो जाते हैं उसमें। ठीक है, ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है, एक ही रहते हैं। तो ये आदेश की एकता हो जाएगा, यानी यूनिटी ऑफ कमांड, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 13 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है, 75% साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है और 25% क्या होता है, कॉमन सेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 14 का सी। नेक्स्ट है 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बात कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो बोला जाता है वो है यहाँ पर F.W. टेलर। ठीक है, तो हेनरी फ्योल के बाद F.W. टेलर का सिद्धांत को माना जाता है, यानी F.W. टेलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा F.W. टेलर, यानी 15 का है ना ये, 15 का ऑप्शन बी सही है, 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, F.W. टेलर। नेक्स्ट है हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। तो देखिए हेनरी फ्योल से रिलेटेड आपको बताया था, उसका जन्म कहाँ हुआ था, बताइए, फ्रांस में हुआ था। आपको लिख के भी दिए थे यहाँ पर कि बॉर्न इन फ्रांस, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हम लोग को, निर्देशन का प्रवाह होता है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, समतल
स्तर पर इनमें से कोई निर्देशन मतलब डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो भी होता है, डायरेक्शन अगर किया जाएगा तो डायरेक्शन होगा टॉप लेवल जो है वो देंगे मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल को देंगे, और मिडिल लेवल वाले किसको देंगे, लोअर लेवल वाले को। तो इस टाइप से जो भी डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड्स आता है, ठीक है। तो डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर आता है, तो इसीलिए 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीचे की ओर डाउनवर्ड्स होते हैं, तो 17 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया कर्मचारियों के विकास से सम्मिलित है, कर्मचारियों के विकास से सम्मिलित है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व प्रमोशन ट्रांसफर ट्रेनिंग ऑल ऑफ दिस, यानी सभी से संबंधित है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन डी सही है, 18 का ऑप्शन डी सही है। 19 में क्या दिया गया है कि हु रोट द बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो बताया था आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ लिखा था इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कौन लिखे थे, हेनरी फ्योल के द्वारा। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 19 का हेनरी फ्योल, यानी ऑप्शन ए सही है, तो इसीलिए 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया एलिमेंट ऑफ डायरेक्शंस आर सुपरविजन लीडरशिप मोटिवेशन ऑल ऑफ दिस, ठीक है। डायरेक्शन के लिए ये तीनों ही जरूरत है, सुपरविजन भी होना चाहिए, लीडरशिप भी होना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी सही है। तो 20 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 21 संदेश वाहन के लिए न्यूनतम पक्षकार द मिनिमम पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तो 21 का बी। 22 का पूछा गया नियंत्रण आवश्यक है लघु उपक्रम के लिए, मध्यम आकार के उपक्रम के लिए, बड़े आकार के उपक्रम के लिए, उपयुक्त सभी, यानी कंट्रोलिंग तो सभी के लिए जरूरत है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 22 का डी सही है। फॉर ऑल द एबव 22 का डी ऑप्शन सही है। 23 नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन की बर्बादी है, आवश्यक है, विनियोजन है, इनमें से कोई नहीं। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग, तो मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग जो होता है वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक तरह से, ठीक है। तो मनी स्टाफिंग पे जो किया गया जो खर्च है वो क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो इसलिए 23 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर, तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या डिसीजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है फाइनेंस पे, इन्वेस्ट पे, डिविडेंड पे, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो भी शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है तो सेबी के गाइडलाइंस के थ्रू होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको। तो सेबी का यहाँ पर आपको हेड ऑफिस पूछा गया है, तो सेबी का जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में, तो 25 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेड ऑफिस है उसका कहाँ, मुंबई में है, ठीक है। 25 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में देखिए क्या दिया गया है। स्कंद विपणी किसके हितों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। हुज इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर यानी निवेशक का, तो इसलिए 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है 27 नंबर का। 27 नंबर में पूछा गया है कि मार्केटिंग इज एडवांटेजियस, यानी विपणन लाभकारी होती है उपभोक्ताओं के लिए, निर्माताओं के लिए, व्यवसाय के लिए, सभी के लिए। हाँ, फॉर कंज्यूमर के लिए भी है, मैन्युफैक्चरर के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी है, या बिजनेस के लिए भी, ऑल ऑफ देम के लिए है, तो इसीलिए 27 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए क्या है, पॉलिसीज है, ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑल ऑफ दीज है, यानी ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 29 प्रबंध का सार है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट दोबारा पूछा गया, कोऑर्डिनेशन है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, इसीलिए ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है, कोऑर्डिनेशन। 29 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन की नई विधियों की खोज निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, इनमें से कोई नहीं। राजनीतिक तो हो नहीं सकता, सामाजिक भी नहीं होगा, तकनीकी वातावरण से हो जाएगा। न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 30 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी सही है, टेक्निकल एनवायरनमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का क्या दिया गया है, द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज। तो आपको बता रहे थे प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है, सेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, और फॉलो अप एक्शन जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है। फॉलो अप एक्शन मतलब समीक्षा करना, फॉलो अप एक्शन, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 31 का ऑप्शन सी सही है। 31 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32 का क्या दिया गया है कि इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द मेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेन प्रोडक्ट्स यानी किस संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है? प्रभागीय या डिविजनल संगठन ढांचा के द्वारा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के द्वारा प्रोडक्ट्स को जो मैन्युफैक्चर हुआ उसके हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 32 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है, भारार्पण किया जाता है अधिकार का, यानी डेलीगेशन से ये सवाल है। उत्तराधिकार, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, इनमें से कोई नहीं। डेलीगेशन कैन बी डन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो अथॉरिटी का किया जाता है डेलीगेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में निम्न में से कौन सा नियोजन की विशेषता है? जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग? ऑल परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस, यानी सर्वव्यापक, भविष्यवादी, मानसिक प्रक्रिया, उपयुक्त सभी, यानी 34 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 35 का प्रबंध है। प्रबंध ये हम लोग को पहले से ही पता है कि ये विज्ञान भी है और कला, यानी दोनों है, तो इसीलिए 35 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन सी सही है। 35 के बाद 36 का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है? तो मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, परिवार की संरचना, राष्ट्रीय आय, तो परिवार की संरचना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, यानी कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, यानी ऑप्शन सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंध सिद्धांतों की संख्या, इससे पहले भी पूछा गया था, 14 है, तो 37 का ऑप्शन सी सही है, 14। हेनरी फ्योल का तो हो गया। उसके बाद पूछा गया है कि द प्रोपाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया गया कि वो FW टेलर से रिलेटेड है, तो FW टेलर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन बी सही है, FW टेलर के बारे में। FW टेलर के बारे में फिर एक बार डिस्कस कर देते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उनके, FW टेलर है उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। बॉर्न इन 1856, कहाँ हुआ है? USA में हुआ है, बॉर्न इन 1856 इन USA। और उनका बुक एक पब्लिश हुआ था 1911 में, बुक का नाम है प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, FW टेलर, FW टेलर। ठीक है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बॉर्न इन 1856 इन USA। ठीक है, और बुक उनका पब्लिश हुआ था 1911 को, प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक का नाम है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। हेनरी फ्योल से रिलेटेड याद रखिएगा, बॉर्न इन 1841 है और फ्रांस में उनका जन्म हुआ था, प्रोफेशन उनका था माइनिंग इंजीनियर का। बुक उनका पब्लिश हुआ था 1949 में और बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा।
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 में निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं, यानी मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर एक्सक्यूज मी सॉरी मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, ये हो जाएगा 39 का। डायरेक्शन के लिए 4 हो जाते हैं, तो इसीलिए 39 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर, डायरेक्शन जो होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40 में द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी सही है, सभी होना चाहिए। तो ये 40 का डी हो जाएगा सही। तो सारा ऑप्शन आपको बता दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। जो जितना भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियो पब्लिश किए हैं और बीएमटी से रिलेटेड भी किए हैं, और ईटीपी, बीएसटी, बाकी और भी वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।